हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार्ट-सावर्ट लॉ के ऊपर। बेटा बार्ट-सावर्ट लॉ। जो बताता है कि अगर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट हो तो किसी पॉइंट पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा बेटा। ठीक है बेटा। सो फार हमने स्टडी किया था चार्ज के बारे में कि चार्ज अगर स्टेशनरी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और फिर इंटेंसिटी निकालना भी हम कूलम्ब्स लॉ से सीखा था। और ये भी पढ़ा था कि अगर चार्ज मोशन में होता है मतलब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जिसका एविडेंस हमें हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट से मिला था। हंस क्रिस्टियन ऑस्टेट जिसने 1820 में कंक्लूजन करके बताया था, जो अपने ही लैब में एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे थे। और क्या होता है बेटा, वहाँ पे रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है सडनली, इत्तेफाक से। ठीक है बेटा। जिसका वजह वो जानने के लिए उन्होंने लगातार ऑब्जर्वेशन किया कि भाई वहाँ पे रखा हुआ है मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास का नीडल कैसे डिफ्लेक्ट कर गया भाई, क्योंकि मैग्नेटिक सराउंडिंग में, इसका मतलब है सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। और काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है। क्योंकि उससे पहले जो लोग समझते थे इलेक्ट्रिसिटी को अलग समझते थे और मैग्नेटिज्म को अलग समझते थे बेटा। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसके बीच रिलेशन का समझ वहीं से शुरू हुआ था बेटा। वहीं से पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से भी क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह इलेक्ट्रिक करंट के वजह से वहाँ पे सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके वजह से क्या हुआ बेटा, कंपास का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है। बट उन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं बताया था, उन्होंने मेजरमेंट नहीं बताया था बेटा कि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो मेजरमेंट के लिए हम बार्ट-सावर्ट लॉ देखते हैं बेटा। क्या है बार्ट-सावर्ट लॉ? बताता है कि कोई करंट किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है बेटा जिसमें हमने करंट लिया, उसमें बहुत छोटा सा लेंथ लिया, ये डीएल बहुत छोटा सा लेंथ, करंट फ्लो हो रहा है आई और छोटा सा लेंथ लिया बेटा। तो यहाँ पे एक आइडियल जिसको बोला गया करंट एलिमेंट, इसके वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये क्या है बेटा, वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, नॉट जीरो बट अप्रोचिंग जीरो, इतना छोटा अप्रोचिंग जीरो। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट मान लो आप पी है। ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, वायर है, जिसके वजह से हमें छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालना है। सोचो छोटे के वजह से अगर यहाँ पे निकल जाएगा तो ऐसे कितने, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सारे छोटे छोटे, और सबका अगर एडिशन होकर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताया बेटा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्म करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर कर देंगे एक छोटे से के वजह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इंटीग्रेशन करने से पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। इंटीग्रेशन इज व्हाट, समेशन होता है। सवाल है कि बार्ट-सावर्ट ने स्मॉल करंट एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट को ही लेके क्यों सोचा बेटा। तो इसका जवाब है कि इन्होंने कूलम्ब्स लॉ को फॉलो किया बेटा।
कूलम्ब ने भी पॉइंट चार्ज लेके ही फील्ड इंटेंसिटी को फॉर्मुलेट किया था। कूलम्ब ने भी बेटा ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो किया था, जो पॉइंट मास से किसी पॉइंट मास को लेकर के हम किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला जाता है बेटा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को लेके डिस्टेंस पे ये देखा जाता है, ये देखा गया बेटा कि जिस तरह से ग्रेविटेशन फील्ड में पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे अगर जो फील्ड आता है बेटा, जो फील्ड मतलब ग्रेविटेशन फील्ड है वो 1/r² का प्रोपोर्शनल है। मतलब है कि दैट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर उसी तरह से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, इसकी बात करूं, मान लिया पॉइंट मास की बात करता हूं, मास। तो किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे r डिस्टेंस पे ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है प्रोपोर्शनल टू m/r² था बेटा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा गया पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे क्या था बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी देखा गया प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, q/r² था बेटा, ठीक है। तो क्या इसके वजह से भी, करंट एलिमेंट के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो ऑब्जर्वेशन में पाया गया बेटा ये भी आइडियल बाय r² है, प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, आइडियल बाय r² है। बट ये डेटा सफिशिएंट नहीं था, मतलब इसके साथ कुछ और है भी जुड़ा हुआ है। कैसे पता चला इसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है? तो जैसे अगर बेटा मैं बात करूं कि पॉइंट चार्ज की, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो मान ले r डिस्टेंस पे चले जाओ आप, कहीं पे भी ये अगर E = लिखेंगे सम कांस्टेंट आ जाएगा बेटा kq/r²। वो भी कांस्टेंट का हम डिस्कशन करेंगे कि कांस्टेंट किस तरह से रखा जाता है बेटा। तो q पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे क्या है बेटा, kq/r² है, ओके, ठीक है। दूसरी जगह पे देखा r डिस्टेंस पे उतना ही वैल्यू आया kq/r², डायरेक्शन अलग है बस। तीसरी जगह पे देखा बेटा मैग्नीट्यूड वही है kq/r²। चौथे जगह पे देखा बेटा kq/r² है। मतलब है कि मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नीट्यूड जो है r डिस्टेंस पे 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे भी हम जाएंगे मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, r डिस्टेंस पे वही है, kq/r² ही है, ठीक है। r² का मतलब इस लाइन में अगर आगे बढ़ते जाओ बेटा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर्ड है, मतलब इस तरीके का आता है, ऐसा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसी तरह से करंट एलिमेंट की बात करूं मैं, ठीक है, करंट एलिमेंट की बात करूं, आइडियल की बात, तब क्या होता है बेटा, इस जगह पे देखा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ था, डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे, अंदर की तरफ है बेटा, बाद में डिस्कस करेंगे हम, डायरेक्शन किधर, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ऐसे आइडियल क्रॉस आर होता है। लेकिन पहले उन्होंने ऐसे जजमेंट किया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है r डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी r डिस्टेंस पे उतना ही होना चाहिए मैग्नीट्यूड, जैसे ये बता रहा है kq/r² हर जगह पे है kq/r², मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कोई भी r डिस्टेंस पे उतना ही है, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वो नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड r डिस्टेंस पे हर जगह वो नहीं है। करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में तो जीरो देखा गया बेटा, जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। इसका मतलब है बेटा जैसे यहाँ पे हर r डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ हर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बेटा। इसका मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब कैसे पता चला बेटा, तो देखा करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में मतलब थीटा और r के बीच, डायरेक्शन मतलब बेटा थीटा और r के बीच में, तो अगर थीटा = 0 डिग्री रखा गया, मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की कहां पे देखा गया बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देखा गया तो 0 आया बेटा,
अराउंड 90 डिग्री पे देखा गया बेटा तो मैक्सिमम वैल्यू आया बेटा, थीटा 90 पे कितना आया, मैक्सिमम आया। इसका मतलब है कि ये जो है वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और टर्म होना चाहिए, वो आइडियल के साथ में साइन थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का। यहां तक तो पता चल गया कि आइडियल बाय आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनलिटी है। आइडियल बाय आर स्क्वायर मतलब आप ये समझिएगा कि जब हम जैसे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, मान लिया वो मैं डिस्कस करूंगा बेटा, और मान लिया ये उसी लाइन पे अगर मैं आर डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन उसका वैल्यू कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है ये। लेकिन साथ में क्या है बेटा, अलग अलग आर डिस्टेंस पे भी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आ रहा है, जबकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था बेटा, सेम आ रहा था। ग्रेविटेशन फील्ड में भी वैसे ही सेम आ रहा था, मगर इसके साथ में और क्या है जुड़ा हुआ है, साइन थीटा। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब ये थीटा के साथ में। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ग्रेविटेशन लॉ में जैसे G is proportional to m by r square देखा गया। ओके, अब बात था कि जब इसको मैं हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी को, एक कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन से वहां लाया गया बेटा, G m by r square, जो ये क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, 6.67 into 10⁻⁻11। ठीक है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। है ना। अब उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, प्रोपोर्शनल टू E प्रोपोर्शनल टू Q by R स्क्वायर था। इसके भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर निकाला गया बेटा तो लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। ये लिखा गया। ठीक है, सवाल है ऐसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे क्या बात था देखने की। इन दोनों में बात क्या था बेटा, ये जो फील्ड है ये मीडियम इंडिपेंडेंट फील्ड है, मीडियम इंडिपेंडेंट है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है मीडियम इंडिपेंडेंट है बेटा। तो वो 2-4 ऑब्जर्वेशन करके मास और इसके बीच में, ठीक है, ये रखा गया। मगर इसके साथ में बेटा मीडियम डिपेंडेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है, ये फील्ड मीडियम डिपेंडेंट है। और इस वजह से मीडियम अगर हम रखते हैं, जैसे वहां पे अगर पॉइंट मास के वजह से किसी आर डिस्टेंस पे मान लिया आपका कितना आ रहा है बेटा, Gm by r स्क्वायर आ रहा है, अगर आप इसमें मीडियम रखते हो तो भी फील्ड क्या उतना ही आता है। चार्ज में अगर बेटा Q रखते हो, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पे कितना आ रहा था बेटा, कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ रहा था Q by r स्क्वायर। लेकिन अगर आपने मीडियम रखा बेटा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में डायलेक्ट्रिक, इस मीडियम का कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस हद तक बेटा इसका फील्ड को क्या करता है, चेंज कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, ये मीडियम बेटा बदल देता है, चेंज कर देता है, कम कर देता है। और वजह है कम करने के बीच जो रीजन है बेटा वो क्या है, पोलराइजेशन है, चार्ज पोलराइजेशन है बेटा, पोलराइज कर देता है, पोलराइजेशन है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक रिलेटिव परमेबिलिटी जिसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, Q by R स्क्वायर, ये चीज आ रहा है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी ये यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, जो हम डिस्कस किए थे, पर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है बेटा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी of free space, electric permittivity of free space, ये था।
तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के वजह से क्या हो रहा था बेटा, चेंज हो रहा था मीडियम के रखने से। मीडियम जैसे ही हम रखते हैं बेटा बदल जाता था, और उसका एक कांस्टेंट होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाता था बेटा। वजह क्या था, पोलराइजेशन था। क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही है? मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा गया बेटा क्या ऐसा ही है मीडियम रखने से? तो देखा गया मीडियम रखने से यहाँ पे भी क्या है बेटा, मान लो किसी आइडियल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट भी हो सकता है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है। तो मान लो आइडियल है, आइडियल के वजह से आइडियल है बेटा, ठीक है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इधर है, आर डिस्टेंस पे कुछ है, ठीक है, कुछ है डीवी है। अगर इसके बीच हमने मीडियम रखा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ चेंज बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। ये फील्ड क्या है बेटा, मीडियम डिपेंडेंट है। अब किस हद तक इसको ये करेगा बेटा, तो यहाँ पे एक टर्म आया, अगर फ्री स्पेस में बात करूं तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोला गया बेटा, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, जो क्या करता है, मैग्नेटाइज कर देता है फील्ड को। क्या करेगा, कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बेटा, कितना किस हद तक इसके अंदर से गुजरेगा और इसका फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेगा बेटा, कम कर देगा। एक्सटेंड अप टू विच ये क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर। इसका जो रीजन है बेटा मैग्नेटाइजेशन है, वहां पोलराइजेशन था और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइजेशन, जिसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रहा है बेटा, घटा दे रहा है, कम कर दे रहा है, ठीक है। मीडियम डिपेंडेंट ये भी फील्ड है बेटा। अब सवाल है यहाँ पे क्या रखा गया, कैसे रखा गया, यहाँ का जो कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया बेटा, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई फ्री स्पेस में आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ऐसा। तो क्या लिखा है बेटा, dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई क्या है बेटा, तो ऐसा है कि फ्री स्पेस में अगर मैं 3 डायमेंशनल कंसीडर करता हूँ, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, तो सॉलिड एंगल कितना 4 पाई बनाता है, इसलिए किसी एक फील्ड इंटेंसिटी, किसी एक फील्ड लाइन के लिए 1/4 पाई हो जाएगा। एक तो मीडियम फ्री स्पेस के लिए इतना हो जाएगा बेटा, और अगर कोई मीडियम रख दिया तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी साथ में आ जाएगा, बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा, फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट का एसआई यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी बोल सकते हो, या फिर दूसरा हेनरी पर मीटर भी बोल सकते हो। हेनरी पूरा लिख देता हूँ, हेनरी पर मीटर। अब ये सब आया आपका वर्ड, हेनरी क्या है, तो बेटा हेनरी जो है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तो इंडक्टर पढ़ेंगे बेटा, इंडक्टेंस, वहां पे आपको पता चल जाएगा ये हेनरी क्या होता है, और वहां से भी ये म्यू नॉट का ऐसा यूनिट लिया गया है, हेनरी पर मीटर। जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो क्या था बेटा, 8.85 इंटू 10⁻12 क्या था, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ में इसका एक दूसरा यूनिट भी था, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा कि किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया। बट क्या है, ये
वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यों ना इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। तो उन्होंने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा बेटा, क्योंकि आइडियल और आर के बीच है ये एंगल थीटा, जिस थीटा की बात हो रहा है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो क्यों ना आइडियल क्रॉस आर कर दिया जाए बेटा, क्योंकि ये जो फोर्स का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, उसका डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा था। मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन था बेटा वो आइडियल और आर के परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर था बेटा। इसीलिए इस dv को फाइनली वेक्टर के फॉर्म में ऐसा लिखा गया, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, जब आर लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड एक नीचे आर आ जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन, ये वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बेटा, तो दो रूल है बेटा, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, और दूसरा है बेटा, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है बेटा, राइट हैंड है, इसको घुमाना है बेटा, किधर से किधर घुमाना है, एक आइडियल दूसरा आर है बेटा, दो वेक्टर है आपके पास में, एक वेक्टर है आइडियल क्रॉस आर निकालना है, ठीक है, दो वेक्टर है, तो पहले आइडियल की तरफ आप क्या रखेंगे, हैंड को ऐसे रखेंगे बेटा, और आर की तरफ घुमाएंगे, जैसे आइडियल है बेटा और आर इधर है, तो मैं आइडियल की तरफ हाथ रखा, आर की तरफ घुमाया, देखो थंब अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया। दूसरा ये किधर जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है। दूसरा रूल है बेटा राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में क्या होगा, आप अपने पाम को, राइट हैंड पाम को क्या करो बेटा, ओपन करो, ऐसे ओपन किया, ठीक है, ऐसे ओपन करो, स्ट्रेच किया, थंब को रखो बेटा करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में, थंब को रखो करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में, और ये जो पाम के फिंगर्स है इसको रखो बेटा आर के डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर जो आर है, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो करंट सोर्स से, ठीक है बेटा। तो आर और एल के बीच में अगर आप ऐसे रखते हो कि थंब का डायरेक्शन किधर होता है, थंब का डायरेक्शन होता है करंट लेंथ के डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में, और बाकी फिंगर्स का डायरेक्शन जो होता है बेटा वो आर के डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू द पाम, मतलब ये पाम सीधा परपेंडिकुलर टू पाम, बस ये दो है, और तीसरा परपेंडिकुलर टू पाम विल शो द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए स्ट्रेच your palm in such a way that इस हालत में क्या हो जाएगा, जैसे आइडियल इधर है बेटा, आर आइडियल के डायरेक्शन में थंब रखा और आर के डायरेक्शन में इधर रखा, देखो तो पाम परपेंडिकुलर टू पाम अंदर जा रहा है बेटा, सच ए वे दैट thumb should be in the direction of current element या current length भी बोल सकते हैं, current element, and other fingers in the direction
डायरेक्शन ऑफ position vector of the point from source, then perpendicular to outward. perpendicular कैसा होना चाहिए बेटा? outward perpendicular outward of the palm will show the direction of magnetic field. Will show the direction of magnetic field. Direction of magnetic field. ये दो रूल है बेटा टू फाइंड the direction of magnetic field. अब देखिए दूसरा टॉपिक, relation between mu naught and epsilon naught, that is electric permittivity and magnetic permeability. It is an interesting relation with एक interesting relation है. स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है बेटा, अगर मल्टीप्लाई करें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से, या फिर एप्सिलॉन नॉट पहले लिखो, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट यही छोड़ दो बेटा, म्यू नॉट को लिखो 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ये आ जाएगा बेटा, दैट्स इम्प्लाइज एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁷. और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा? 9 इंटू 10⁻⁹ होता है. तो ये कितना हो जाएगा? दैट्स इम्प्लाइड एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁷. ये आ जाएगा बेटा 1 इंटू 9 इंटू 10⁻16. ठीक है, दैट्स इम्प्लाइड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 1/c² हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा बेटा? 1/c आ जाएगा. That implies c is equal to 1/√μ0 epsilon naught. Speed of light है बेटा with unit. The relation between mu naught and epsilon naught. Speed of light is 1/√μ0 epsilon naught. Basically, electric permittivity और magnetic permeability ये दो एस्पेक्ट जो है बेटा एक ही कंसेप्ट का है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये देखिए रिलेशन बिटवीन, next topic, relation between electric field and magnetic field and magnetic field. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है और डिसिमिलरिटीज भी है बेटा, तो डिफरेंस भी है और सिमिलरिटीज भी है. सबसे पहले सिमिलरिटीज देखेंगे, फिर डिसिमिलरिटीज. ओके,
सिमिलरिटीज पहले भी डिस्कस हो चुका है बहुत कुछ। सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज में नंबर 1 पॉइंट, ये दोनों फील्ड फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। मतलब है बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फील्ड भी लिख सकते हैं। बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड बिकॉज दे फॉलो both of them follow inverse square law, ये बेटा that is proportional to 1 by r square। अगर यहाँ पे 1 by r स्क्वायर की जगह में r4, r5, r6 ऐसा कुछ रहता है बेटा, तो ये बहुत जल्दी ऐसे डिक्रीज हो जाता है। मगर ये लॉन्ग रेंज का मतलब है दूर जाके होता है। जैसे न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर फोर्स में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स में शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे डिक्रीज, एकदम शार्पली डिक्रीज कर जाता है बेटा, ठीक है। मतलब कुछ फर्मी मीटर में ही रहता है, फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। जैसे हमने देखा था किसी चार्ज की वजह से बेटा किसी पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेज है, मान लिया Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है बेटा। सबके वजह से हमने देखा था फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था किसी पॉइंट पे, E1 है, ठीक है, E2 है, E3 है। आप लिखते थे नेट E इक्वल टू क्या लिखते थे, E1 प्लस E2 प्लस E3। ये वेक्टर सम होता था बेटा, और अगर होगा तो और ज़्यादा। ये सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं ऐसा, एक ही पॉइंट पे अगर निकाला है, मान लीजिए इधर B1 है, इधर B2 है, इधर B3 है, आप लिख सकते हैं बेटा B नेट, जैसे कि E नेट लिखा आपने, B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट। बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब डिसिमिलरिटी की बात करें बेटा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वाले पॉइंट पे बात करते हैं। ये हो गया सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे चार्ज है, चार्ज के थ्रू से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं बेटा, तो चार्ज क्या हो गया, उसका सोर्स हो गया, और ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी का जो सोर्स है वो है वेक्टर क्वांटिटी बेटा। आइडियल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, करंट लेंथ या करंट एलिमेंट बोलते हैं। दिस इज द सिमिलरिटी, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
is scalar quantity, charge q, whereas the source of magnetic field is vector quantity. Ideal. दूसरा डिसिमिलरिटी, दूसरा डिफरेंस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मतलब पॉइंट चार्ज और वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो वेक्टर है बेटा उसी के अलोंग होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of displacement of the point from the source charge, whereas the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of displacement vector and current element. That is आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, मतलब आइडियल और आर के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ आइडियल लिख दो, यहाँ पे आर लिखो और दूसरा कैसा करंट आइडियल, करंट एलिमेंट आइडियल। तीसरा थर्ड है बेटा एंगल डिपेंडेंस होता है कौन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल डिपेंडेंस नहीं होता है बेटा, ठीक है। थर्ड भी लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend upon angle between या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखो, एंगल इज नॉट एंगल डिपेंडेंस, whereas magnetic field depends upon the angle between ideal and R.
क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आता है बेटा, आइडियल एंड आर, डीवी इज इक्वल टू आप जो लिखते हो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर जब लिखते हो बेटा, इसके बीच एंगल आता है, ठीक है, क्या आता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब लिखा ना आपने, ठीक है, तो आइडियल साइन थीटा आता है बेटा, आइडियल साइन थीटा मतलब क्या है, एंगल डिपेंडेंट साइन थीटा है एंगल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज और उसके बीच आर के बीच एंगल बनने का सवाल ही नहीं होता बेटा, इसलिए एंगल इंडिपेंडेंस है। और दूसरा टॉपिक करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और यहां से एक डी डिस्टेंस पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहां पे आपको बोला गया है क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है, मतलब ये वायर जो है बेटा मिला दीजिए यहां से और यहां से मिला दीजिए, ये एंगल मान लीजिए θ2 है, ये एंगल θ1 है, ठीक है, और लेंथ इतना है, मतलब ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है θ1 एंगल पे, इसका एक एंड मिल रहा है, दूसरा एंड θ2 पे मिल रहा है बेटा, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। तो इसको निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे बायट-सावर्त लॉ बेटा। बायट-सावर्त लॉ का मतलब है करंट एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे, कंसीडर करेंगे, मान लीजिए छोटा सा लेंथ dl है, ठीक है, y डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है बेटा, y डिस्टेंस है, यहाँ से y डिस्टेंस पे आपने क्या किया बेटा, dy लेंथ लिया, ठीक है, और यहाँ पे मिला दिया, एक ऐसे मिला दिया और एक ऐसे मिला दिया, ऐसे। यहाँ से ऐसे मिला दिया इस पॉइंट पे, ये एंगल देखिए कितना है, ये छोटा सा एंगल बेटा डी थीटा है, ये छोटा सा एंगल कितना है, डी थीटा लिखा, ये एंगल पहले ही हमने डिस्कस किया है, बताया आपको कि ये एंगल कितना है, θ1 है, ये एंगल जो है बेटा θ1 है, θ1, ये एंगल कितना है, θ1, ये एंगल है आपका θ1, ये θ2, ये डी थीटा है, और ये जिसके ऊपर ये स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है बेटा, वो एंगल थीटा लिया है, बस इतना कंसीडरेशन करना है आपको। क्या क्या कंसीडरेशन किया आपने, एक तो ये लंबा वायर है बेटा, तो एक डिस्टेंस आपने किया कि भाई कितना पे झुका हुआ ये θ2 पे, ये एंड कितना पे है, θ1 पे है, जो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लिया है वो कितना एंगल पे है, तो थीटा पे है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, डी थीटा है, बस इतना काम करना है, समझ गए। अब आगे का कहानी देखो, अप्लाई क्या करना है आपको, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
तो अप्लाई क्या करना है आपको, बायट-सवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे आप, बायट-सवर्ट लॉ। देखिए अप्लाइंग बायट-सवर्ट लॉ, अप्लाइंग बायट-सवर्ट लॉ to find magnetic field at T due to current element IDY। IDY की वजह से क्या होगा बेटा, dB, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB इज इक्वल टू I म्यू नॉट बाई 4 पाई IDY आइडियल क्रॉस R। लिखते हैं बेटा आइडियल क्रॉस R, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा IDY, और साथ में किसके बीच एंगल, मतलब आप लिखते हैं आइडियल IDY ऐसे लिखा, क्रॉस R लिखते हैं बेटा, क्रॉस फॉर्मूला लिख दो, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, बाई आर क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब ऐसे लिखा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, IDY क्रॉस आर। ये अगर D है बेटा तो ये कितना हो जाएगा, मैं अगर बात करूं कि ये थीटा पे, देखो इधर ये थीटा है, ये D है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा R जो हमने लिखा है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D और ये है R, जिस R की बात कर रहा हूँ, और ये है एंगल, ये कितना एंगल होगा बेटा बताइए, अगर मैं इसको बोलूँगा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर मैं बोलूँगा थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा बेटा। मतलब आप लिख सकते हैं IDY तो लिखा, क्रॉस R के जगह में क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई R क्यूब, एक R कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर होगा। अब बताइए ये अगर D है तो ये कितना होगा बेटा, ये D सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बाई cos थीटा, मतलब D सेक थीटा। तो ये जो R डिस्टेंस आया बेटा, ये R डिस्टेंस कितना हो गया, D सेक थीटा हो गया। ये जो R डिस्टेंस है, मतलब ये जो एलिमेंट्री, स्मॉल एलिमेंट्री जो है बेटा, लेंथ का जो बना रहा है इसके साथ थीटा में, उसका डिस्टेंस कितना होगा, वही R होगा बेटा, तो कितना आ गया, D सेक थीटा आ गया, लिखा D सेक थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड dV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन दोनों साइड, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, IDY साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, भाई इधर क्या आ जाएगा, D स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब DY को बदलना है बेटा, क्योंकि थीटा और ये है DY है, तो DY और थीटा को कैसे बदलेंगे, यहाँ देखिए कैसे बदलते हैं। ये अगर मैं बात करूं y डिस्टेंस है, ये R है और ये क्या है बेटा, थीटा है, तो टेन, और ये d डिस्टेंस है, तो टेन थीटा क्या लिखेंगे बोलिए, टेन थीटा लिखेंगे y बाई डी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d टेन थीटा हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू d टेन थीटा, तो dy क्या आ जाएगा बेटा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, ये dy आ जाएगा, यहाँ पे बदल दीजिए dy के जगह में, ठीक है। तो क्या लिखा, dB इज इक्वल टू, मतलब B आ जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और कौन से डायरेक्शन, सबके वजह से सेमी डायरेक्शन होगा बेटा, आइडियल क्रॉस R, मतलब ये किधर क्रॉस लगेगा इसके ऊपर, अंदर बोर्ड के अंदर जा रहा है, आइडियल क्रॉस R करेंगे, सबका सारे छोटे छोटे जो लेंथ है बेटा, सबके वजह से यहाँ पे समेशन किधर अंदर की तरफ भी हो जाएगा, इसलिए B इज इक्वल टू क्या लिखा, हाँ ये तब अलग होता है बेटा जब वायर, ठीक है, कुछ अलग डायरेक्शन चेंज करेगा तभी, नहीं तो ये सारा का समेशन क्या होगा, सेमी डायरेक्शन होगा बेटा। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाहर निकाल दीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका, आई भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाहर निकाल दिया,
और यहाँ पे dy की जगह में क्या लिखा, d sec स्क्वायर थीटा, d थीटा लिखा, अंतर में आ जाएगा आपका d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर cos थीटा भी है बेटा, cos थीटा d थीटा, बाई नीचे क्या आ जाएगा d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कट गया, d बच गया, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक वो भी आपको देखना है, कहाँ से कहाँ तक बेटा, जब d थीटा में बदल गया तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, नीचे माइनस थीटा 2 है, ऊपर क्या है प्लस थीटा 1 है बेटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसको निकालना है आपको, देखिए ठीक से निकालना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, आगे b is equal to म्यू नॉट I बाई 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा d थीटा बाई d, तो d इधर आ गया, बच गया सिर्फ कितना, cos थीटा d थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, दैट इज इक्वल टू, दैट सिंप्लाइज b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये b मैग्नीट्यूड है बेटा, डायरेक्शन तो पता चली गया आपको। cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, cos थीटा का साइन थीटा होता है, पॉजिटिव साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 4 पाई d, और इसका cos थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, दैट्स इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई d, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस माइनस साइन थीटा 2 प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। म्यू नॉट I बाई 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बिल्कुल इसको मगअप कर जाइए इस फॉर्मूला को, क्योंकि सम्स इस फॉर्मूला के बेस पे ही होगा, और आपको अप्लाई करने आना चाहिए बेटा इस फॉर्मूला को, जो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से अप्लाई किया जाता है इस फॉर्मूला को। देखिए अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, प्रॉब्लम ये जो फॉर्मूला आपने सीखा इसको अप्लाई सही तरीके से करने आना चाहिए। क्या सीखा बेटा, कि कोई स्ट्रेट वायर है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड d डिस्टेंस पे क्या होगा, उसका फॉर्मूला आपने सीखा म्यू नॉट I बाई 4 पाई d, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहाँ पे थीटा 1 किधर है, ऊपर मेजरमेंट किया हुआ है बेटा, ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया हुआ है, और थीटा 2 क्या है, d से उल्टा डायरेक्शन में किया हुआ है, मतलब है नीचे की डायरेक्शन में। अगर ऐसा हो बेटा कि ये थीटा 1 वायर ऐसा है, मतलब है कि करंट वायर ऐसा है, लेकिन ये डिस्टेंस जो दिया है बेटा इस तरीके से दिया हुआ है d, इस वायर का यहाँ पे d दिया हुआ है, ठीक है, ये डॉट डॉट में हमने दिया, वायर यहीं तक है, लेकिन आपको पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बेटा, d डिस्टेंस पे निकालना है, मान लिया, और मान लिया कुछ दे दिया आपको, ये थीटा 1 है, ये 30 डिग्री दे दिया बेटा, और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री दे दिया, ऐसा देखिए सपोज, ठीक है, सपोज ऐसा दे दिया। तो आप करोगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसको, तो आप लिखोगे म्यू नॉट I बाई 4 पाई d, ये तो लिखोगे साइन थीटा 1 कौन सा मेजरमेंट कैसे था बेटा,
जो डी था आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर उसका ऊपर डायरेक्शन में था, कहने का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में इधर जा रहा है बेटा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला डायरेक्शन में, ये थीटा 1 हो गया, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री लिखोगे, ठीक है। अब दूसरा थीटा 2 जो है बेटा उल्टा डायरेक्शन में, मतलब इस जगह से उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन ये उल्टा नहीं है, इधर है, ऊपर है बेटा। तो उल्टा डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे चलोगे, दूसरा वायर जो है बेटा यहाँ तक मिल रहा है। एक तो ये एंगल ले लो, या फिर आप -30 डिग्री ले लो बेटा। देखिए 360 -30 जो होता है बेटा साइन का, वही साइन ऑफ -30 ले लो। बात देखिए, तो आप क्या लिखना है, -sin30 डिग्री ले लो, साइन ऑफ -30 डिग्री, ठीक है। क्या लिखना है, प्लस साइन ऑफ -30 डिग्री। ये बात देखिए, तो कभी अगर इस तरह का मेजरमेंट हो तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं बेटा। मतलब हम लिखेंगे μ0I/4πd sin 60 कितना, √3/2 प्लस sin 30 माइनस आ जाएगा 1/2, मतलब आ जाएगा μ0I/4πd/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, 8πd, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 - 1, ये आ जाएगा। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2, दूसरा नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। मैं बोलूँ बेटा एक वायर ऐसा है जिसको मोड़ दिया गया है ऐसा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा मोड़ दिया। मान लीजिए 45 डिग्री पे मोड़ा है, कितना पे मोड़ा है, 45 डिग्री पे मोड़ा है। करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, तो आपको बोला बेटा कि इस डिस्टेंस डी पे निकालना है आपको, दे दिया डी डिस्टेंस। इस डी डिस्टेंस पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फिर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अच्छा सबसे पहले ये दो वायर हो गया बेटा इस पॉइंट पे, तो इस वायर की वजह से जिस डायरेक्शन में करंट वही उसी लाइन में अगर पॉइंट हो बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये वायर का तो कोई कुछ नहीं हुआ, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। बचा ये वायर, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा। तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा प्रोसीड कीजिए इधर पीछे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस काम में आएगा आपको। अगर ये 45 तो ये 45, ये भी 45, और ये क्या हो जाएगा, d cos 40 d sin 45, मतलब d/√2 हो गया बेटा। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस काम में आएगा, ठीक है। d/√2 डिस्टेंस काम में आएगा। वो जो d आपने जो पढ़ा है बेटा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, d/√2 काम में आएगा। तो यहाँ पे जब आप इंप्लीमेंट करेंगे इसके वजह से, तो आप क्या लिखेंगे, μ0I/4π d/√2, d/√2 इधर चला गया। अब लिखना sin θ1 प्लस sin θ2। तो θ1 कौन सा एंगल होता था, जैसे हमने पहले ही बताया आपको बेटा, अगर ये d है तो करंट के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो है वो θ1 था, और नीचे की तरफ तक क्या था बेटा, θ2। मान लीजिए दोनों ऊपर की तरफ है, तो एक θ1 होगा, और दूसरा जो आएगा बेटा वो क्या होगा, पीछे से नीचे से जाते हैं या फिर माइनस में होगा बेटा, जो θ2 होगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, करंट के डायरेक्शन में इस परपेंडिकुलर से ये वाला, ये 90 डिग्री जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ है बेटा। तो θ1 क्या हो गया, sin 90 डिग्री माइनस, ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि दूसरा ये वाला आ रहा है बेटा, ये एंगल आ रहा है। कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला। तो ये 45 हो गया, sin 45, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, एक लाइन इधर, दूसरा लाइन ये वाला। ये वाला कितना पे आ रहा है बेटा, यहाँ से 45 पे, उसी ओर है बेटा, उसी ओर दोनों है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा -sin 45। क्या आंसर आ जाएगा, μ0I/√2, μ0I/√2, μ0 इधर लिख दो, √2 μ0I/4πd, ठीक है। sin 90 1 - sin 45 1/√2 हो जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, √2 μ0I/4πd, ये √2 - 1/√2, √2 कैंसिल हो गया,
आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई टी, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, तीसरा प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम नंबर 3, मान लीजिए कि करंट कैरिंग वायर क्या है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब बेटा इनफाइनाइट इधर तो है मगर ये दिख नहीं रहा, मगर ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल इसके साथ मिल रहा है। जो डिस्टेंस जो जिस पॉइंट P पे मान लिया आपको निकालना है, D डिस्टेंस पे, ये इनफाइनाइट है बट ये क्या है बेटा, यहाँ इसके साथ मिला हुआ है। वन एंड जो है इन्फिनिटी की तरफ है, दूसरा एंड जो है बेटा बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पे। ऐसे हालत में आप क्या करेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। ऐसे हालत में आप लिखेंगे dB B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा 1 ये देखिए करंट के डायरेक्शन में, करंट मान इधर जा रहा है 90 डिग्री। क्यों 90 हुआ बेटा, साइन थीटा 1 का मतलब देखिए अगर ये ऐसे बढ़ता जा रहा बेटा, जब ये बहुत ऊपर जा रहा है मतलब तो ये ऐसे अप्रोच कर रहा है 90 डिग्री को, मतलब ये 90 हो गया साइन 90, ठीक है। इन्फिनिटी होने की वजह से साइन 90 हो गया बेटा। और दूसरा कितना है, यहाँ पे इसी के साथ दूसरा ये वाला एंगल होता है बेटा, ये घटता जा रहा है, देखो इधर कहाँ पे, इसके साथ मिल रहा है, तो ये 0 डिग्री पे आ गया। कितना हो जाएगा दूसरा, साइन 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली B इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बेटा, आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी। अब बात करते हैं इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर, प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम नंबर 4, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, अगर इनफाइनाइट वायर में करंट जा रहा है बेटा, मान लिया आपको डिस्टेंस दे दिया D पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी बेटा, यहाँ से ऐसे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी इधर क्या हो गया 90 और इधर भी क्या हो गया बेटा 90, पीछे भी 90 हो गया। तो इस हालत में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। ऐसे हालत पे क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 92 हो गया, मतलब क्या आ गया फाइनल आंसर B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये फॉर्मूला एम्पियर्स सर्किटल लॉ में डिराइव करेंगे बेटा आगे चलकर। प्रॉब्लम 5 कई तरह का हो सकता है प्रॉब्लम बेटा। मान लीजिए कि 2 वायर है, ठीक है, 2 वायर है बेटा। एक ऐसे वायर ऐसा है जो बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, और एक वायर जो है बेटा वो अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये वायर ऐसे जा रहा है, अंदर बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये वायर अंदर की तरफ जा रहा है। मान लो कि कुछ डिस्टेंस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ए डिस्टेंस पे आपको दे दिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है।
तो ये चूंकि बाहर निकल रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताइए यहाँ पे। तो बाहर अगर निकल रहा है तो बाहर आपको बताया तो राइट हैंड पाम रूल, आप क्या करो बेटा, राइट हैंड पाम रूल में लगा दो, बस ऐसे लगा दिया आपने। करंट के डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, थंब हो गया, और ये जो है बेटा आर का डायरेक्शन क्या होगा, पाम का बाकी फिंगर्स का डायरेक्शन। तो ये परपेंडिकुलर टू द पाम, मतलब ये पाम यहाँ पे रखोगे, इसका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में जाएगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे मान के चलो। ये आपने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर है। ये 60 डिग्री हो गया बेटा, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 होगा, ये 30 होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 60 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, पाम मतलब ये अंदर जा रहा है बेटा, अंदर जा रहा है तो पाम इधर ले जाइए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये वाला फील्ड हो गया परपेंडिकुलर, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि दोनों पे मान लो सेम करंट ही फ्लो हो रहा है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। ऐसे हालत में B इक्वल टू क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, B1 प्लस B2, दैट इज B1 cos 60 प्लस B2 cos 60, दोनों पे B ही है, तो B cos 60 B cos 60 कितना आ जाएगा, B cos 60 प्लस B cos 60, तो भी cos 60 डिग्री, ठीक है, तो भी cos 60 डिग्री। ओके, आप लगा दो, स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, और साइन ये वाला x y डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, बी वाई है, x bx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये कंपोनेंट इधर कैंसिल कर देगा, तो जो होगा बी वाई होगा, तो भी cos 60। बाकी वैल्यू आप पुट कर दो, V0 I y, इनफाइनाइट अगर y रहे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 2, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, V0 I y 4 2 pi d था, 2 pi a, ठीक है, इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, कितना आ जाएगा बेटा, V0 I y 2 pi a।